बच्चे जो रहकर तैयारी करते हैं नीट की या जेई की, उन सब के लिए भी बड़ा ये है कि अब अगर कुछ होता है एग्ज़ाम दोबारा कराते हैं तो फिर से मेहनत करो, बहुत सारी चीज़ें होती, कई बड़े अच्छे पेपर होते हैं, अब दोबारा पता नहीं क्वेश्चन कैसा होगा। तो अभी तक नीट को लेके होल हंगामा मचा हुआ था। अब अचानक अपने देश का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। इस देश में इससे बड़ा एग्ज़ाम या इम्तिहान कोई नहीं है, और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसी यूपीएससी से निकले हुए स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग महकमे में काम करते हैं। सरकारें तो आती हैं चली जाती है, नेता आते हैं चले जाते हैं, कभी उसकी सरकार कभी इसकी सरकार, लेकिन असल में किसी देश को जो चलाता है वो ब्यूरोक्रेसी होता है, यानी तमाम अफसरान होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री के, चाहे पीएमओ में हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, सबसे अच्छा वही सरकार चला पाता है, फाइनेंस सरकारी में हो, कर्मचारियों को एजुकेशन में चलाते हो, हैं। डिफेंस में हो, सब जगह ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और कहते हैं अच्छी सरकार वही होती है जो ब्यूरोक्रेसी को ढंग से संभालती है। और इसी ब्यूरोक्रेसी में जो तमाम अफसर आते हैं वो एक एग्ज़ाम के थ्रू चुने जाते हैं, और वो है यूपीएससी। अब इस यूपीएससी के एग्ज़ाम पर आज तक अभी तक उंगली नहीं उठी है, क्योंकि ये इसके बड़े लेंथी वो है पूरा प्रोसेस। और इसी यूपीएससी के थ्रू अलग अलग जो आप सुनते हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है, और इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है जो विदेश विभाग में। इसके अलावा रेलवे, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जो टॉप पे अफसर रखे जाते हैं, चुने जाते हैं, वो इसी यूपीएससी एग्ज़ाम से निकलते हैं। हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, हर साल रिजल्ट आते हैं, हर साल टॉपर भी होते हैं, कुछ आईएएस बनते हैं। इसमें कहते हैं कि जो पहले 180 आजकल चल रहा है, जो पहले रैंक में, अगर ऑल इंडिया रैंक जो होता है 1 से लेकर 180 के बीच में जो होते हैं वो आईएएस अफसर होते हैं। फिर उसके बाद आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में चले जाते हैं करीब 250-300 तक। फिर उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट होता है, उसमें फॉरेस्ट भी है, उसमें रेवेन्यू भी है, इनकम टैक्स भी है, और ये अलग अलग एग्जाम सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे। उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और रिटन जो एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू में 15% ही मार्क्स उसके होते हैं, और बाकी 85% आपके रिटन जो एग्ज़ाम होते हैं। तो टफ एग्ज़ाम होता है, जो इसको क्लियर करता है वही आईएएस आईपीएस बनता है, वही मतलब बाबू बनते हैं, सरकारी अफसर, बड़े अफसर। तो इसी आईएएस, अच्छा इस आईएएस एग्ज़ाम को आगे की कहानी बताऊं, एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस आईएएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, कितनी बार दे सकता है? तो हर वो शख्स, हर वो इंडियन जो ग्रेजुएट हो, उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, कॉलेज से पढ़ाई कर रखी हो, तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इस एग्ज़ाम में अलग अलग कैटेगरी हैं। जनरल कैटेगरी जो है 32 साल से, अगर आपकी उम्र कम है, 32 साल तक है, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और आपको 6 मौके मिलते हैं। पहली बार में नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी चौथी, आपको कुल 6 अटेम्प्ट मिलेगा यूपीएससी एग्ज़ाम में टिल 32 ईयर्स तक। जनरल कैटेगरी के हैं। इसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा है। ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलता है, और उनकी उम्र भी 35 साल होती है। 35 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी जनरल कैटेगरी का 32 दे सकता है 32 साल की उम्र तक, और सिर्फ 6 बार दे सकता है। 6 बार में क्लियर किया तो ठीक, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरीके से जो ओबीसी हैं उनको 9 अटेम्प्ट मिलता है, और उम्र में भी 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम, 35 साल की उम्र तक। इसके बाद जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको और ज़्यादा फायदा होता है। वो 37 ईयर तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 37 साल की उम्र तक, लेकिन उनका अटेम्प्ट्स का कोई वो नहीं है कि कितने अटेम्प्ट्स तक देंगे, अनलिमिटेड। तो ये तो हो गया इनके एग्ज़ाम का तरीका। अब इसी यूपीएससी एग्ज़ाम में एक लड़की बैठती है। ये लड़की महाराष्ट्र की है, लड़की का नाम है पूजा खेटकर। पूजा खेटकर एग्ज़ाम में बैठती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम को 2022 में क्लियर करती है। एआईआर यानी ऑल इंडिया रैंक उसको मिलता है 841, 841वां रैंक, लेकिन वो आईएएस अफसर है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने शुरू में कहा कि जो 101 से लेकर 180 तक की रैंकिंग मिलती है जिसको, वही आईएएस बनता है, फिर आईपीएस बनता है, फिर बाकी बनता है। तो 841 रैंक में आईएएस कैसे बन सकती है पूजा खेटकर? क्या इसमें गड़बड़ है? तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूजा ने यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्लियर किया, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें 2 चीज़ें दी। पहली कि वो
तक की रैंकिंग मिलती है जिसको, वही आईएएस बनता है, फिर आईपीएस बनता है, फिर बाकी बनता है। तो 841 रैंक में आईएएस कैसे बन सकती है पूजा खेटकर? क्या इसमें गड़बड़ है? तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूजा ने यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्लियर किया, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें 2 चीज़ें दी। पहली कि वो ओबीसी से है और नॉन क्रीमी लेयर में आती है। ओबीसी और नॉन तो ओबीसी का कोटा, ऊपर से नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब ये कि आपकी सालाना आमदनी, इनकम पर ईयर, पर एनम 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से कम सालाना? 8 लाख से कम का मतलब कितने हो गए? 60,000 रुपये महीना के करीब मान के चलिए, 60 या 58,000 रुपये महीना। तो ओबीसी कोटे से उसने डाला, तो एक तो ये हो गया कि नॉन क्रीमी लेयर में हूँ, मतलब 8 लाख से कम है मेरी आमदनी। नंबर 2, उसने एफिडेविट दिया, वो ये कि मैं डिसेबिलिटी वाली, मेडिकल रूप से, एक तो मेंटल लेवल पर, मतलब कुछ ऐसी बीमारी है मुझे जिसकी वजह से मेरी याददाश्त कमज़ोर है, और दूसरा मेरी नज़रें कमज़ोर हैं। तो अब ये 2 चीज़ें थी कि नज़रें कमज़ोर हैं और फिर थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम भी है, कि मेंटल मतलब दिमागी कोई बीमारी नहीं, लेकिन हाँ शायद मेमोरी को लेकर कुछ याददाश्त कमज़ोर नहीं है। तो यूपीएससी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी परमिट किया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर उसी हिसाब से उनकी मार्किंग की जाती है, लेकिन उन्हें बहुत सारे छूट मिलते हैं। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जितने मार्क्स लाता है और जितने मार्क्स पूजा खेटकर ने लाए, अगर पूजा खेटकर ये ओबीसी कैटेगरी में ना होती और ये उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ना दिया होता, तो किसी कीमत पर वो आईएएस अफसर नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसके नंबर बहुत कम थे। लेकिन उसको एडवांटेज मिला क्योंकि उसने सर्टिफिकेट दिया। एक तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और नंबर 2 मेडिकल ग्राउंड पर कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, एक प्रॉब्लम है मेंटल लेवल पे, और दूसरा नज़रें मेरी कमज़ोर है, रोशनी जा रही है। तो इसी बेस पे उसने एग्ज़ाम दिया। 2022 में रिजल्ट आया यूपीएससी का, और 2022 में पूजा खेटकर इस देश की एक आईएएस अफसर बन गई। अब जब आईएएस अफसर कोई बनता है, यूपीएससी क्लियर करता है, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तब उसको ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया। शुरू में सारे लोगों को जो आईपीएस होते हैं, ये होते हैं, सबके एक साथ ट्रेनिंग होती है, वो मसूरी में होती है कुछ महीने। फिर वहाँ से जो अलग अलग हो जाते हैं कि ये आईपीएस है, ये आईएएस, तो आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री एक हैदराबाद में है, इन्हीं लोगों के लिए, तो वहाँ उनको भेजा गया। तो वहाँ पे ट्रेनिंग ली। 2022 कैडर की थी, ये 24 चल रहा है। कुछ महीने अब उसकी ट्रेनिंग को और बचे थे, तब लगभग फुल फ्लेज उसकी बहाली होनी थी। लेकिन चूंकि अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई और लगभग ज़्यादा पूरी भी हो गई, तब उसको एक ट्रेनी या असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर, एक आईएएस की पोस्टिंग यहीं से होती है जिसको आप कहते हैं ना कलेक्टर होता है, कई जगह पे डीएम होता है। तो अब एक असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पुणे में पूजा खेटकर की पहली तैनाती होती है। ट्रेनिंग पूरी हो गई, अभी भी लेकिन ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि इसलिए वो ट्रेनी है और अभी इसीलिए असिस्टेंट है। एक बार ट्रेनिंग खत्म तो फिर अब वो बनेगी फुल फ्लेज कलेक्टर। लेकिन अब एज ए ट्रेनी या एज ए असिस्टेंट कलेक्टर उसको पुणे भेज दिया गया। अब वो पुणे पहुंचती है। पुणे पहुंचने के बाद पहली बार पूजा खेटकर सुर्खियों में आती है। और ये कहानी है पिछले महीने जून के आखिरी हफ्तों की। जब ये पुणे पहुंची तो पुणे पहुंचने के बाद अब वहां के जो कलेक्टर हैं सुहास दिवासे, उस कलेक्टर ऑफिस के जो भी इंचार्ज हैं, जो एक नया अफसर आता है उसके बैठने, उसके ठहरने, उसकी गाड़ी, उन सबका जो इंतज़ाम करता है, तो अपनी चार्ज लेने से पहले एक असिस्टेंट कलेक्टर का, अभी वो फुल फ्लेज कलेक्टर भी नहीं है, पहली बार वो व्हाट्सएप मैसेज करती है उस कलेक्ट्रेट ऑफिस के इंचार्ज को, और वो व्हाट्सएप मैसेज अब सोशल मीडिया पर। तो उसने जो मैसेज भेजा वो कुछ यूं था कि मैं डॉक्टर पूजा खेटकर आईएएस हूँ, मुझे असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिवासे सर ने मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और डॉक्टर दिवासे वो कलेक्टर है वहाँ के। मैं 3 जुलाई को ज्वाइन करूँगी। मुझे बुल्ढाना कलेक्टर कार्यालय से भेजे गए मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, तो मुझे बताएं कि क्या किया जा सकता है। तब उन्हें व्हाट्सएप पे जवाब मिलता है, कोई समस्या नहीं है, सोमवार को हम पता कर लेंगे। इसके बाद पूजा खेटकर अपने ऑफिस और सरकारी कार के बारे में भी उनसे बात करती है कि ये सब मुझे चाहिए।
23 मई को वो फिर, बल्कि 23 जून को वो फिर मैसेज करती है और पूछती है कि मेरे घर, ट्रैवल, केबिन, कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इन सब का क्या हुआ। और इस पर उनको कलेक्टर ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर 24 मई को वो वापस मैसेज भेजती हैं और कहा जाता है कि आप पुणे आइए, फिर हम लोग चेक करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। अब पूजा केटकर नाराज़ हो जाती हैं और कहते हैं कि ज्वाइन करने से पहले ये सब हो जाना चाहिए, मुझे इसी के हिसाब से प्लानिंग करनी है, तो मैं बात के लिए नहीं छोड़ सकती। फिर पूजा ने कॉल किया, जिस पर उस शायद अफसर ने, कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो भी इंचार्ज था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने वापस मैसेज भेजा कि क्या आपको कॉल बैक करने में भी कोई दिक्कत है। और इसके बाद लगभग ऑर्डर देते हुए उसने मैसेज लिखा कि 3 तारीख को मेरे ज्वाइन करने से पहले मेरी केबिन, गाड़ी का काम पूरा कर लें, उसके बाद वक्त नहीं होगा। अगर ये संभव नहीं है तो मुझे बताएं, मैं सीधे कलेक्टर से बात कर लूँगी। अब ये तो कहानी का एक पार्ट। कलेक्टर से ही बात करें। अब दूसरा पार्ट ये था कि इधर कुछ हुआ नहीं और एक रोज़ अचानक अब पहुंच जाती हैं पूजा कलेक्ट्रेट ऑफिस। और इत्तेफाक से उस दिन जो कलेक्टर थे वो उस दिन दफ्तर में थे नहीं। जब वो थे नहीं तो वो सीधे उनके कमरे में पहुंची बिना बताए हुए। और वहां जाने के बाद उन्होंने कलेक्टर साहब की कुर्सी हटा दी, सोफ़ा हटा दिया, टेबल हटा दिया, जितनी भी चीज़ें थी उनकी वो सब कमरे से बाहर कर दी। इसके बाद जो वहाँ का रेवेन्यू अफसर था उसको बुलाया और उसके बाद कहा कि मेरे नाम का लेटर हेड, मेरे नाम के विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम, सारी चीज़ें इंतज़ाम करो और मेरी गाड़ी का भी इंतज़ाम करो। अब जब ये सारी चीज़ें हैं और वो इसके भी इंटाइटल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक असिस्टेंट कलेक्टर है और वो जब दफ्तर आती हैं तो एक ऑडी कार में, एक प्राइवेट कार में आती हैं और उस ऑडी कार में उन्होंने लाल बत्ती लगा रखी थी, हूटर लगा रखा था और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगा रखा था। अब आम तौर पर ये जो लाल बत्ती का रूल कानून है उसमें यह है कि इसके लिए एक तो आपको इजाज़त मिलनी चाहिए कि आप उसके इंटाइटल हैं कि नहीं है। नंबर 2, आप एक, ये जो ऑडी कार थी ये खुद उनकी अपनी नहीं है, किसी और की कंपनी पे रजिस्टर्ड है, किसी प्राइवेट आदमी की है और उस ऑडी कार में इन्होंने ये सारी लाल बत्ती और ये सब लगा दी और उसके बाद घूम रही हैं शहर में और उसी में सब कुछ लगा के ये पहुंचती हैं। तो ये भी वायलेशन था रूल्स का। अब ये जब सारी चीज़ें हुई और नेम प्लेट वेट हट गया, फिर जब कलेक्टर साहब असली आए, देखा कि भैया मेरे पीछे में तो हुलिया ही बदल गया। तो उन्होंने ये किया, जब उन्होंने पता कराया तो फिर उन्होंने ऊपर अपने मुंबई में बैठे अपने मेन बॉस को ये सारी चीज़ें बताई। अब मेन बॉस को भी लगा ये क्या भैया, अभी एक नई ट्रेनिंग जिसको अभी फुल फ्लेज कलेक्टर भी नहीं है, अभी उसको पोस्टिंग मिली नहीं क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग के पीरियड से गुजर रही है, इसके बाद तो उसे पोस्टिंग मिलेगी। सही है, अभी तो इसलिए बनाया गया है असिस्टेंट कलेक्टर की जाकर देखे कि काम वाम कैसे होता है सरकारी दफ्तरों में। लेकिन यहाँ तो जलवा ही कुछ और, वो सारे कार्ड भी छप गए, ये फिर उनकी मेरा घर कहाँ है, मुझे कांस्टेबल भी चाहिए मेरे साथ जो रहे, गाड़ी चाहिए लाल बत्ती की, वो जो सरकारी गाड़ी मिले, और घर, ये वो सारी चीज़ें। तो जब कलेक्टर साहब आए तो उन्हें लगा कि ये क्या बदतमीज़ी है। फिर उन्होंने शिकायत की, शिकायत के बाद अब मुंबई में हड़कंप मचा कि भैया ये क्या है। फिर उसके बाद वो ऑडी कार और ये सारी चीज़ें मीडिया में आ गई। अब जब ये सारी चीज़ें आई तो फिर हुआ कि भाई ये हैं कौन, नई नवेली IAS अफसर जो आई हैं और इनके रंग रूप आखिर ये सरकारी दफ्तर की खुदगारी जांच कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक गलती ने बाकी गलतियों पर नज़र डालवानी शुरू कर दी कि IAS अफसर बनी है तो कौन है, कैसे बनी है, क्या है। तो फिर पूरी कुंडली निकल आई और अब इसी लाल बत्ती के शौक और उस सरकारी कुर्सी पर वक्त से पहले बैठने की जल्दबाजी ने पूजा खेटकर को मुश्किल में डाल दिया और उनके साथ ही पूरे सिस्टम को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि UPSC में कुछ उनकी एग्ज़ाम को लेकर गड़बड़ हुई, इसके बारे में एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम बड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, नीट जैसी हालत नहीं है। लेकिन उंगलियां उठ रही हैं अब DOPT पर। DOPT हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स अफसर होते हैं जो नए नवेले सब आते हैं तो इनकी तैनाती, इनकी पोस्टिंग, ये सारा काम या फिर इनके चेक करना कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, सही तरीके से एग्ज़ाम पास करके आए हैं कि नहीं है। जैसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का पुलिस वेरीफाई करता है तो DOPT यानी कि सरकार का एक विभाग
एक डिपार्टमेंट ऐसे कैंडिडेट की पूरी तरीके से एक तरह से पड़ताल करती है कि ये ठीक है, जेन्युइन है, सही तरीके से एग्ज़ाम पास किया है, Verification नाम करते पता सर्टिफिकेट इसके जितने भी दिए सब DOP ओके है कि नहीं है। और ये DOPT यानी कि डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसका बॉस होता है सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आज से नहीं, शुरू से है। और कहते हैं कि DOPT हमारे देश के सबसे मजबूत डिपार्टमेंट में से एक है, सबसे पावरफुल, इसलिए कि यही पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से कंट्रोल करता चलाता है। DOPT में बैठा हुआ शख्स बहुत पावरफुल होता है। तब हुआ कि भाई ये मतलब आई कैसे, अब जब जांच हुई तो उसी जांच में फिर जो चीज़ें निकल कर आई वो ये है कि 2022 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इन्होंने 2 सर्टिफिकेट पेश किए। पहला कि मैं OBC से हूँ और मैं नॉन क्रीमी लेयर, मैंने कहा कि मतलब साल में किसी भी कीमत पर 8 लाख से ज़्यादा आपकी आमदनी नहीं है। और दूसरा, मैं याददाश्त कमज़ोर है, मतलब मानसिक रूप से बीमार कुछ, और मेरी नज़रें कमज़ोर, रोशनी जा रही है। अब सवाल है कि ऐसे केसेस में सिर्फ कोई भी आकर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट को देने से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी रियायत मिलती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर सपोज़ UPSC के एग्ज़ाम में एक बच्चा 90 नंबर लाया है और फिर भी बड़ा कांटे का टक्कर है, लेकिन एक OBC का सर्टिफिकेट भी लेकर आए और साथ में हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आए कि हम इस तरीके से मतलब दिव्यांग हैं, विकलांग हैं कुछ शारीरिक रूप से, तो उस 90 की जगह पे अगर उसके 55 मार्क्स भी होंगे तो वो समझ लीजिए कि निकल लेंगे। 55 मार्क्स, इतना फ़र्क है। और जबकि गलाकाट मुकाबला है UPSC में। तब ये 2 सर्टिफिकेट के ऊपर आई कि भैया जांच करो, ये हैं कि आप पूजा मैडम, जो इस तरीके से आते ही इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अब इसमें जो चीज़ निकल कर आ रही है वो फिर नीट के बाद ये सारे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। क्या चीज़ें आ रही हैं निकल कर? पहला कि ये OBC हैं और नॉन क्रीमी लेयर से आती हैं। अब जो इनके सर्टिफिकेट दिए गए हैं सारे टोटल कि भैया आप कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, तो उस सारी चीज़ों में जो इनके पैसे की बातें आई हैं, पहले तो इनके फादर का ले लीजिए। इनके फादर दिलीप खेडकर, ये भी IAS अफसर रहे पिता इनके IAS अफसर, और इत्तेफाक से 24 अभी ये चुनाव हुआ था जनरल लोकसभा इलेक्शन, इन्होंने लड़ा था एक कॉन्स्टिट्यूंसी से महाराष्ट्र में ही। तो जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक एफिडेविट देनी पड़ती है कि भैया आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, मतलब। तो पूजा खेडकर के पिता के हिसाब से उनके पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिससे सालाना लाखों रुपए वो कमाते हैं किराए से और किसके चीज़ों से। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी में उनके पास उनको कम से कम मान के चलो कि 2-4-5 मतलब लाख रुपए जो तो लिस्ट महीने की है, तो अर्निंग आती ही होगी। 110 एकड़ खेती की ज़मीन है, सालाना उनकी जिसकी 8 लाख कीमत कैसे 20 करोड़, और ये कृषि ज़मीन का भी उल्लंघन है नियम का। 2 करोड़ रुपए की एक अलग और ज़मीन है, 8 करोड़ की 6 दुकानें हैं, 22 करोड़ के साथ फ्लैट है, 900 ग्राम गोल्ड है, हीरा है जिसकी कीमत लगभग 87 लाख है, 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी है, 1 करोड़ से ज़्यादा की 4 कारें हैं और साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। अब ये सारी चीज़ें मिला लें तो इनकी इनकम 8 लाख से कम एक साल में कैसे हो सकता है? चलिए बाप को हटा दीजिए, अब बेटी पे आ जाइए, पूजा पर। जो पूजा ने अपना एफिडेविट दिया था जब यहाँ पर जब एग्ज़ाम में के लिए, तो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा था कि मेरे पास कुल 17 से लेके 22 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। मतलब ये लगभग 22 करोड़ की मालकिन है ये प्रॉपर्टी की। उन्होंने बताया कि 2015 में पुणे के एक इलाके में 2 प्लॉट खरीदा, एक प्लॉट 42 लाख में, एक 43 लाख में। अब दोनों की प्लॉट की इस वक्त मार्केट वैल्यू है 6 से 8 करोड़ रुपए। इसके अलावा आज के डेट में इन्होंने 4.74 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी, इसकी कीमत भी करीब 4 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इन्होंने कुछ फ्लैट खरीदे जिसकी कीमत भी करीब करोड़ रुपए है। साथ ही 3 और इनकी अलग प्रॉपर्टी एक अहमदनगर में है। तो ये सारी मिलाकर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो करीब 17 से 22 करोड़ रुपए है और इसमें से बहुत सारे किराए पे हैं, बहुत सारे ज़मीनों को इन्होंने इधर उधर करके दिया हुआ है, जिसकी सालाना आमदनी भी ये जो है ना 8 लाख रुपए होना चाहिए मिनिमम, उससे कई गुना ज़्यादा है।
तो फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट झूठा हो गया। झूठा हुआ। इसका मतलब आपने सरकार से झूठ बोला उस एग्ज़ाम को देने के दौरान। ये तो हो गई दो चीज़ें। अब जो तीसरी और सबसे अहम चीज़ जो इस एग्ज़ाम में सबसे खतरनाक, एक तरह से कहें तो करप्शन या घोटाला क्या है पता नहीं, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं दृष्टि बाधित श्रेणी से आती हूँ, नज़रें कमज़ोर है, दिखाई नहीं देती, और मेंटल भी, दिमागी रूप से मानसिक बीमारी भी है, और उन दोनों को इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाए जब एग्ज़ाम में बैठ रही थी। अब इसी के बेस पर इनको सारे मार्क्स मिले। इसके बाद जब मार्क्स मिले तो यूपीएससी ने कहा कि ठीक है भैया, आपने 2 सर्टिफिकेट दिए हैं, आप इस कोटा से भी आ रही हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अलावा मेडिकली, तो एक काम करते हैं, आपकी इन दोनों बीमारियों का सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन हम कराते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो सरकारी अस्पतालों में बाकायदा उसकी डॉक्टरी जांच कराई जाती है, और फिर उस रिपोर्ट को, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को यूपीएससी मानती है कि हाँ आपने सही कहा। वरना तो कोई भी पहुंच सकता है ना, यूँ हाँ टेढ़ा कर ले या एक आंखें बता दे कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो ऐसे सिस्टम नहीं चलता, प्रूफ होना चाहिए। तो इन्होंने दे दिया, यूपीएससी ने कहा ठीक है भाई। अब जब ये यूपीएससी क्लियर कर ली तो फिर यूपीएससी ने इनसे कहा कि ठीक है, आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब आपकी ये जो 2 बीमारियां हैं इनका सर्टिफिकेट डॉक्टर देख कर देंगे और वो सीधे यूपीएससी को मिल जाएगा, काम खत्म। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ आप जाकर अपनी मेडिकल जांच कराएं, और वो एम्स डायरेक्ट रिपोर्ट भेज देगा यूपीएससी को। 22 अप्रैल 2022 को पहली बार यूपीएससी के कहने पर दिल्ली के एम्स में इनके लिए स्लॉट बुक हुआ। 22 अप्रैल को स्लॉट बुक था। पूजा पहुंची ही नहीं इलाज के लिए, अपना चेकअप कराने के लिए, जिससे पता चले कि वो सच में जो कह रही हैं वो सच है कि नहीं। उन्होंने जब पूछा गया, जब ये दिन निकल गया तो कराया नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उस वक्त कोरोना चल रहा था और कोरोना की वजह से हॉस्पिटल जाना मेरे लिए रिस्की था, इसलिए मैं नहीं गई। उन्होंने कहा ठीक है चलो। 26 मई 2022 को दूसरी बार उसी एम्स में फिर से डॉक्टरों का पैनल बैठा और स्लॉट बुक हुआ कि आप आइए और चेक करा लीजिए, आपका टेस्ट करते हैं कि आपकी याददाश्त का इशू क्या है, और दूसरा आपकी जो नज़रें कमज़ोर हैं तो वो भी चेक करते हैं। दूसरी बार भी वो गैर हाजिर। इसके बाद 1 जुलाई को फिर से तीसरी बार बुलाया गया चेक करने के लिए एम्स में, फिर गायब। 26 अगस्त 2022 को फिर से एम्स में बुलाया गया मेडिकल जांच के लिए, वो फिर नहीं पहुंची। 2 सितंबर को फिर बुलाया गया, वो फिर नहीं पहुंची, और इस बार ये भी था कि नजरें कमजोर हैं, तो उस नजरों या रोशनी जा रही है, एमआरआई से पता चलेगा कि आखिर रोशनी जाने की वजह क्या। तो एमआरआई का भी इंतजाम हो गया था, लेकिन वो तब भी नहीं पहुंची। 25 नवंबर 2022 को फिर उनको कहा गया कि आप टेस्ट कराकर रिपोर्ट उसकी दे दीजिए, वो नहीं गई और उन्होंने नहीं कराया। इसके बदले क्या किया उन्होंने कि एक नामालूम किसी और कहीं जगह से एक एमआरआई सेंटर से उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई, वही रिपोर्ट कि मैं इन बीमारियों से ग्रसित हूँ, मेरी नज़रें कमज़ोर है, मुझे याददाश्त भी कमज़ोर है, और वो रिपोर्ट उन्होंने जाकर यूपीएससी को सौंप दी। अब यूपीएससी ने जब देखा कि ये रिपोर्ट एम्स की तो है नहीं, ये तो किसी प्राइवेट की है, और आपको पता है प्राइवेट में तो कुछ भी कर सकते हैं, यूपीएससी ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और अब उसने कैट, जो ऐसी सारी अपनी एक होती है जिसपे जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, उनके पास इस रिपोर्ट को भेजा और कहा कि भाई ये तो रिपोर्ट हम मानेंगे नहीं क्योंकि सरकारी है नहीं। 23 फरवरी 2023 को कैट एक ट्रिब्यूनल टाइप का होता है जहाँ पे इन सारी चीज़ों का मसला लेकर जाया जाता है। कैट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा कि नहीं, पूजा खेड़कर के इस रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं, और उसने यूपीएससी की बात पे मुहर लगा दी। अब कैट ने भी रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है 6 बार मौका मिला पूजा खेड़कर, कभी अपना मेडिकल टेस्ट कराने नहीं गई। कैट के पास जो रिपोर्ट लेकर गई थी यूपीएससी ने, जिसको कैट के पास भेजा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है ट्रिब्यूनल, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। अब कैट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्टिंग, और उसके लिए इसका भी बड़ा रोल होता है, या कोई विवाद होता है वो उसका फैसला देता है। कैट ने यूपीएससी की बात मान ली, पूजा हट करके कहा नहीं भैया ये रिपोर्ट प्राइवेट का नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको हम
इसको नहीं मानते हैं और आप ओरिजिनल MRI का जो रिपोर्ट है वो सरकारी हॉस्पिटल का ही चलेगा। अब कायदे से यहाँ से कहानी शुरू होती है कि कैट के इस रिजेक्शन के बाद पूजा की UPSC में जो IAS का रैंक मिला था 841 ऑल इंडिया रैंकिंग जो थी वो रद्द हो जानी चाहिए थी, इसलिए कि UPSC के 6 मौके के बाद भी उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। इसका मतलब है कि उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट किए था एग्जाम से पहले वो झूठा था। अगर झूठा नहीं था तो उनको भागना नहीं चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। कैट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब UPSC को भी ये था कि कैट के पास भेजा, कैट ने रिजेक्ट कर दिया, पोस्टिंग बहाली होगी नहीं। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ कि जिस बहाली को कैट ने रिजेक्ट कर दिया, एक तरह से उसने उसके IAS पे ही सवाल उठा दिया क्योंकि फर्जी था, लेकिन DOPT, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहां से लेटर जारी हो जाता है पूजा के नाम कि भाई आपकी ट्रेनिंग वहाँ है और आपकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में है, एक असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर, और पहली पोस्टिंग पुणे में उनको मिल गई। अब सवाल ये है कि जिस पे UPSC ने अपनी मुहर नहीं लगाई, जिस पे कैट ने रिजेक्ट कर दिया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो फिर इन सारी चीज़ों के बाद अभी तो IAS वाला मामला बनता ही नहीं था। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्रेनिंग एंड ये है DOPT, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसने कैसे पूजा को अपॉइंटमेंट दे दिया और क्लियरेंस दे दिया कि जाइए आप नौकरी कीजिए। कुछ तो घालमेल हुआ यहाँ पर। अब DOPT में क्या खेल हुआ, किसके ने किया, कहाँ से ये सोर्स लगा, मालूम नहीं, और शायद ये सब कुछ छुपा रहता, दबा रहता। लेकिन ये जो खुद पूजा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी पहुंच गई, मतलब जल्दबाजी इतनी, सब्र भी नहीं कि बस पहुंचूं, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए, 2-4 अर्दली मिले, कांस्टेबल आगे पीछे घूमे, नेम प्लेट हो, विजिटिंग कार्ड हो कलेक्टर साहिबा का, और इस चक्कर में ये सारा खुलासा हुआ। अब जब ये हुआ तो जो पुणे के कलेक्टर थे उन्होंने रिपोर्ट भेजी, वहाँ के जो सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने इस पर इंक्वायरी बिठा दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँची, उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। अब दो जो जांच हो रही है वो ये कि एक, ये मेडिकली जो रिपोर्ट सबमिट की है वो सही है कि नहीं है, दूसरा ये OBC वाला जो है वो वाकई OBC नॉन क्रीमी लेयर की है कि नहीं। अगर ये रिपोर्ट में दोनों चीज़ें गलत साबित हो गई तो ये फिर एक क्रिमिनल केस बनता है। न सिर्फ वो IAS वाली नौकरी जाएगी, UPSC के ज़रिए जो उन्होंने किया है वो IAS वाली सारी चीज़ें ख़त्म, और दूसरा जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी चीज़ें, फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किया है। इस बीच में हुआ ये कि जब ये हंगामा हुआ तो अब पूजा जी को पुणे से हटाकर वाशिंग भेज दिया गया है कि आप जाइए, अब वाशिंग में आप असिस्टेंट कलेक्टर बनी। और कल उन्होंने, यानी कि 12 जुलाई को वाशिंग में जाकर उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर का चार्ज संभाल लिया, लेकिन इस बार बड़ी खामोशी से, कोई हंगामा नहीं, और ऑडी से भी नहीं गई, नॉर्मल, शायद बुलेरो से गई। उधर उनकी माँ, ये जब सारी चीज़ें हुई तो माँ के पास बहुत सारे मीडिया को लोग गए। माँ ने धमका दिया कि अगर आप लोगों की वजह से मेरी बेटी की नौकरी या कुछ गई तो देख लेना आप मीडिया वाले। तो वो भी चल रहा है। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि एक आम परिवार, जो इनके पिता भी हैं पूजा के, IAS अफसर थे और उनके दादा भी IAS अफसर थे। बताओ, 3 पीढ़ी से तो इतने करोड़ की ये सब मालिक में लगा हुआ है, कहाँ से? और खुद अब इस बेटी के दोनों सर्टिफिकेट पर भी उंगली उठ रहा है। तो ये एक आईना है साहब कि नीट को जो लेकर हो रहा है। यहाँ इतनी अंधेर नगरी की, मतलब एक शख्स, इतने बच्चे मेहनत करते हैं, एक मार्क्स से रह जाते हैं UPSC में। मैं जानता हूँ, मैंने करीब से देखा है। तो चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। अब देखिए, जो कमेटी बैठाई गई है उसकी रिपोर्ट कब आती है और बाकी इस केस में क्या सच्चाई सामने आती है। लेकिन इस देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, नीट के बाद वैसे ही है कि शायद ही अपने देश का कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये चीटिंग, पेपर लीक ना हुआ हो। हालांकि UPSC को लेकर अब भी एक भरोसा बना हुआ है, और इस मामले में भी देखें तो कहीं UPSC के लेवल पर अभी तक नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। जो कुछ भी हुआ है DOPT के लेवल पर हुआ है, DOPT जो भी सच्चाई सामने आनी चाहिए।
तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला। आज मीनाक्षी जी, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी जी। और ये